क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो नीट में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोइसिस। 4 सेल्स के नाम दिए हैं यहाँ पे। गोबलेट सेल्स है, चीफ सेल है, पेराइटल सेल है, म्यूकस सेल है, और पूछ रहा है कि आरबीसी के मैच्योरेशन में या इरिथ्रोपोइसिस में इसका क्या रोल है, कौन सी सेल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। थोड़ा सा इसको समझते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को सही कर पाए। देखिए, ये हमारा स्टोमक है। अब स्टोमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्योंकि स्टोमक को आप गैस्टर भी बोल रहे हैं ना, तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पे मौजूद है। और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड में कई तरह की सेल्स है, और एक सेल्स का नाम क्या होता है, ओम प्रकाश, मतलब ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स यहाँ पे मौजूद है। तो जो ये सेल्स है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, इनसे एक क्या रिलीज हो रहा है, एचसीएल रिलीज हो रहा है। और क्या रिलीज हो रहा है, एक कैजल इंट्रिंसिक फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन जिसको आप लोग बोल रहे हैं, ये रिलीज हो रहा है। तो स्टोमक में जो ऑक्जेंटिक सेल्स है उनसे सीआईएफ रिलीज हो गया, और केमिकली इट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करेगा, आप खाने में जो B12 ले रहे हैं डाइट में, उस B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो B12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए आपको B12 चाहिए, और B12 जो आपने डाइट में लिया है तो B12 और CIF का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ये जो है B12 आपके इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए रिसेप्टर वहां पे मौजूद है। और इलियम में जब भी कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कहां जा रही है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो B12 एक्चुअली वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन से होते हैं, जैसे B कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन C हो गया, ये कहां पे आते हैं, ब्लड के अंदर आते हैं। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन A, D, E के, ये कहां चले जाते हैं, लेक्टिल में चले जाते हैं, यानी लिम्फ के अंदर चले गए। तो B12 जो है वो वाटर सोल्यूबल है, और जब एब्जॉर्ब होगा तो वाटर सोल्यूबल ब्लड के अंदर आएगा। और इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डायरेक्ट हार्ट को नहीं जाता है, तो पहले वो लीवर में पहुंचता है। कुछ याद आ रहा है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से। तो ये चीज जो एब्जॉर्ब हुई है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से लीवर में पहुंचेगी। इस तरह से B12 जो एब्जॉर्ब हुआ वो लीवर में जाके स्टोर हो गया। ये एक्सेप्शनल केस है। जो B12 जो होता है वो B कॉम्प्लेक्स का एक टाइप हो गया, एक एग्जांपल हो गया। और जो विटामिन B और विटामिन C वाटर सोल्यूबल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होने के बावजूद भी एक्सेप्शनली स्टोर रहता है, और इस तरह से वो आरबीसी के मैच्योरेशन में यूज होता रहता है। ये एक इंफॉर्मेशन। अब मान लो ये हो जाए कि ये जो ऑक्जेंटिक सेल है या ये CIF है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई। अगर ऑक्जेंटिक सेल और इन CIF के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो होगा क्या, अगर इनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है तो फिर CIF का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, या फिर CIF जो बन रहा है वो डिस्ट्रॉय होगा। कुल मिलाकर CIF की क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है, या तो कम बन रहा है या फिर कम बच रहा है। उस केस में क्या होगा, जो B12 का एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट होगा, और B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वो लीवर में जाके किस तरह से स्टोर होगा, और लीवर में स्टोर नहीं होगा तो आरबीसी का मैच्योरेशन कैसे होगा। मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसे आप लोग पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनीमिया है पर्निशियस, एमिया कहते हैं ब्लड को, एनीमिया यानी खून की कमी हो गई है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। मतलब कंक्लूजन हमारे सामने आ गया, मतलब आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए B12 चाहिए, और उस B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए CIF का होना जरूरी है, और ये एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में होता है, और ये CIF ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से सिक्रीट हो रहा है। कहने को तो कुछ बैक्टीरिया भी है, E. coli, नॉट एंटमीबा कोलाई, आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्चेरिचिया कोलाई, और ये बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में मिलते हैं। लेकिन उन बैक्टीरिया से जो B12 बनता है वो हमारे कोई भी काम का नहीं है। आपको B12 डाइट में लेना ही होगा, और उस B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में होगा, और उसके लिए CIF चाहिए जो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से रिलीज हो रहा है। तो कंक्लूजन सामने आ गया कि कौन सा सेल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, कौन सा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आंसर इज थर्ड वन, पैराइटल सेल। थैंक यू।